हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमित। स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट कीड़ा यूट्यूब चैनल पर। आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एसबीआई पीओ 2016 में जो आए हुए सवाल थे मेंस में। ठीक है, तो आज हम करेंगे पार्ट 5 लेसन नंबर 36। इससे पहले हमने क्या किया, हमने ऑलमोस्ट 2 पेपर्स को डिस्कस कर चुके हैं हम, यानी एसबीआई पीओ 2017 और एसबीआई पीओ 2018 में क्रिटिकल रीजनिंग के आए हुए सवालों को हमने पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली में कवर किया, यानी कि लेसन नंबर 32, 33, 34 एंड 35 में। आज हम करेंगे लेसन नंबर 36, यानी कि हम डिस्कस करेंगे एसबीआई पीओ 2016 के क्वेश्चंस और ये देखेंगे कि क्या उस समय का ट्रेंड रहा था क्वेश्चंस का। क्या डायरेक्ट रेफरेंस पूछा जाता था या डायरेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन पूछा जाता था या आपकी सिर्फ रीजनिंग को चेक किया जाता था या एनालिटिकल रीजनिंग को चेक किया जाता था। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। डायरेक्शन पहले पढ़ेंगे हम, जैसे हमेशा हम पढ़ते हैं। ईच पैसेज इज फॉलोड बाय अ सेट ऑफ 5 स्टेटमेंट्स, आंसर अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस गिवन फॉर ईच क्वेश्चन। अब यहां पर जो पैसेज दिया है थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन एक बुलजाई होगा। बुलजाई क्यों होगा? क्योंकि अगर आप पैसेज का जिस समझ गए तो आप 3 सवालों का आंसर देंगे, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। सिर्फ जिस समझने से आपको एक सवाल को हल करने से आपको 3 क्वेश्चंस का फायदा हो सकता है। सेम डायरेक्शन होंगे सब में, पैसेज भी सेम होगा, बस हमें ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो ये हम देखेंगे बाद में। पहले हम देखेंगे पैसेज क्या कहता है। ठीक है, सबसे पहले हम पैसेज का जिस समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। There's a lot of outrage on the internet about migrants coming ashore and immediately taking selfies. अब इंटरनेट पर कुछ हुआ है, इंटरनेट पे एक आउटरेज है, किसके खिलाफ? माइग्रेंट्स के खिलाफ। कि जब वो अशोर पे आते हैं, यानी कि वो समुद्र तट पे पहुंचते हैं, यानी समुद्र तट पे कहीं से पहुंचते होंगे, ऑब्वियसली वो अपना देश छोड़ के आ रहे हैं, माइग्रेंट्स कहला रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिस प्रॉब्लम को वो फेस करके वहाँ से स्ट्रगल करके किसी तरह समुद्र के रास्ते से अशोर आ रहे हैं, समुद्र तट पे आ रहे हैं। ये सब हम अपने इमोशनल सेंस से निकाल सकते हैं और हमने अभी देखा भी है कुछ टाइम पहले जो क्राइसिस सीरिया में हुई, उसके अकॉर्डिंगली बहुत से माइग्रेंट्स थे जो यूरोप की तरफ जाने लगे सीरिया से निकल के। एंड इमीडिएटली टेकिंग सेल्फीज, पहले ही प्रीमाइस में आपने वो सारी बातें बता दी जो प्रॉब्लम थ्रू आउट हम देखेंगे, ये कंटेंशन थ्रू आउट हम देखेंगे। क्या देखेंगे? कि सेल्फी जो आप ले रहे हो वो इमीडिएटली पहुंच करके लेते हो। अब यहां बताया गया है, यू सीरियसली डू नॉट वांट टू रीड द कमेंट्स इन द डेली एक्सप्रेस आफ्टर द साइट यानी वेबसाइट रैन अ स्टोरी अंडर अ फोटो ऑफ अ स्माइलिंग सीरियन रेफ्यूजीज विथ फोन्स ऑन सेल्फी स्टिक्स। अब कुछ लोगों को इस बात से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि आप माइग्रेंट हैं और आप दूसरे देश से स्ट्रगल करके आ रहे हैं, तो क्या आपको सेल्फी स्टिक यूज़ करके मोबाइल फ़ोन लगा करके सेल्फी खींचनी चाहिए जब आप पहुंच जाओ दूसरे देश? क्या आपको ऐसा करना चाहिए? तो उन पर्टिकुलर वेबसाइट्स की बात हो रही है, उस इंटरनेट पर लोगों की कमेंट्स की बात हो रही है और इस डेली एक्सप्रेस की बात हो रही है जो एक अपनी साइट चलाता है, न्यूज़ वेबसाइट, और वहाँ पर लोगों ने कुछ कमेंट्स किए इन फोटोज़ को देख करके। दिस पर्टिकुलर ट्वीट शोइंग अ वुमेन टेकिंग अ सेल्फी व्हेन शी रीचेज लैंड is doing the rounds of anti-immigrant websites। अब वो एक ग्रुप है जो एंटी माइग्रेंट है, जो इसके खिलाफ है। वो कह रहे हैं नहीं, आप अपने देश की समस्या अपने आप हल करिए, आप यूरोप का क्यों भार बढ़ा रहे हैं। तो वो वेबसाइट्स जो एंटी इमिग्रेंट हैं उनके लिए ये एक बहुत ही बढ़िया एक कमेंट करने के लिए जरिया बन गया, उनके ऊपर टिप्पणी करने का, उनके ऊपर ओपिनियन देने का कि देखो आप इनका प्लाइट, आप उनका मजाक एक तरीके से बनाने का मौका मिलेगा उनको कि ये वही लोग हैं जो रेफ्यूजीज हैं, जो दूर से स्ट्रगल करके आए हैं, और हम उनकी सेल्फीज देखो आप वो खींचते हुए फोटोज देख सकते हैं, यानी कि वो खुश हैं किसी तरह। तो वो किस तरीके से बेचारे हुए, ये इनका कहना है एंटी इमिग्रेंट वेबसाइट के। हम अपनी इमोशनल सेंस से भी समझ सकते हैं। एंड इज कंसिडर्ड प्रूफ दैट दीज आर द रिच पीपल, ये एक प्रूफ है कि इन लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं है। ये रेफ्यूजीज जरूर दिखा रहे हैं अपने आप को, लेकिन इनके पास रिसोर्सेज हैं, ये रिच हैं, इसलिए इनको एक टर्म दिया गया इकोनॉमिक माइग्रेंट्स, यानी अपने फ़ायदे के लिए इन्होंने अपने पैसे को डबल करने के लिए या पैसा और कमाने के लिए ये माइग्रेंट हो गए हैं। ठीक है, रादर देन रियल विक्टिम्स ऑफ ट्रेजेडी, यानी कि वो एक ट्रेजेडी के विक्टिम नहीं है जैसे दिखाया जा रहा है। जैसा कुछ हम न्यूज़ में देख रहे हैं कि सीरिया से बहुत से इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, उसमें मैक्सिमम लोग तो वो हैं जो पैसा दे के आए होंगे,
ये हम अपने इमोशनल सेंस से बोल सकते हैं, ऑथर ने ये नहीं बोला है, बट ये कंटेंशन ये थ्रू आउट एंटी इंग्रीमेंट को लेकर के ये है, और ये हमें समझना होगा इस पहले पैराग्राफ की मदद से। अब सेकेंड पैरा क्या कहता है ये भी समझना होगा। पर्सनली आई थिंक, ये ऑथर की थिंकिंग है, अपनी पर्सनल ओपिनियन है, दैट द फर्स्ट थिंग आई वुड डू इफ आई गॉट ऑफ एन इन्फ्लेटेबल डिंजी, यानी कि वो एक ऐसी नाव जिसको फुलाया गया है, रबर से बनाई गई है, और उससे जब आप उतरोगे भारी समुद्र से निकलने के बाद, तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से नेक्स्ट, लॉन्ग ट्रिप लाइक दैट इज टेक अ सेल्फी ऑफ माई सेल्फ, यानी कि मैं ऐसा तो नहीं करूँगा कि पहले अपनी सेल्फी लूँगा एंड माई किड टू प्रूव दैट आई मेड इट। सॉरी, ऑथर ये कह रहा है कि हाँ मैं भी ऐसा ही करता, मैं भी पर्सनली ऐसे ही सोचता हूँ कि जैसे ही मैं इस तरीके का खतरनाक ट्रिप लेके आऊँगा, वहाँ पर पहुँचूंगा सेफली, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, अपनी एक सेल्फी लूँगा और अपने बच्चे की, और ये बताऊँगा लोगों को, अपने रिलेटिव्स को, कि मैं पहुँच गया, आई मेड इट। ठीक है, यानी कंटेंशन ऑथर का भी काफ़ी हद तक वही है। ऑथर ये इमिग्रेंट के साइड से सोच रहा है, एंटी इमिग्रेंट के साइड से नहीं सोच रहा। एंटी इमिग्रेंट्स क्या कहते हैं कि वो कोई ट्रेजिडी के, वो प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर वो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं और सिर्फ रिच पीपल हैं और वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ऑथर क्या कहता है, लेकिन पर्सनली उसकी थिंकिंग ये है, उसकी ओपिनियन ये है कि मैं भी अगर इस तरीके के टफ तरीके के समुद्र को पार करके एक हल्की सी बोट में बैठ के किसी तरह पहुंच जाऊं शोर पे, तो मैं सबसे पहले अपनी सेल्फी लूंगा, ये बताऊंगा अपने परिजनों को कि मैं जिंदा हूं, मेरे बच्चे भी जिंदा हैं। आई सस्पेक्ट दैट दी हैप्पी सीरियंस आर डूइंग मच द सेम थिंग। और ये बहुत ही क्लियर, उसको इस बात पे कोई सस्पिशन नहीं है, उसको कोई डाउट नहीं है कि हैप्पी सीरियंस भी ऐसा ही करेंगे, शायद उनका फितरत होती हो ऐसा करना। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू द मिडिल ईस्ट ऑनलाइन, अब वो कुछ प्रूफ दे रहा है अपने इस बारे को लेकर के, दैट मेनी माइग्रेंट्स कंसिडर देयर स्मार्टफोन्स टू बी मोर इंपॉर्टेंट दैन फूड। बहुत से ऐसे माइग्रेंट्स होते हैं मिडिल ईस्ट से, जैसे आपका सीरिया हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, या सऊदी हो गया, वहाँ पर भी यमन है, वहाँ पे भी काफ़ी दिक्कतें हैं। वहाँ से भी जो माइग्रेंट्स होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब उनको अपने स्मार्टफोन से ज़्यादा प्यार है ना कि फूड से, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनका स्मार्टफोन ना कि फूड। आर फोन्स एंड पावर बैंक्स आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर आर जर्नी दैन एनीथिंग, इवन मोर इंपॉर्टेंट दैन फूड। उनको मालूम है यही एक जरिया है कम्युनिकेट करने का, उनका मोबाइल फ़ोन और पावर बैंक, ताकि वो लोगों से जुड़े रहें, वही एक तरीका है जिससे वो लोगों को ये बता सके कि वो जिंदा हैं। ये उनका कंटेंशन है, ये उनकी थिंकिंग है, हम अपने इमोशनल सेंस से समझ सकते हैं। उनके लिए खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट है। सेड वाइल अ 32-year-old फ्रॉम द डिवास्टेटेड सीरियन सिटी होम्स who reached the Greek resort island of Kos on Thursday morning। ये एक बंदा है जो कि सीरियन सिटी होम्स में से बच के निकला है किसी तरह, एक 32-year-old बंदा है, इसका नाम है वेल, और इसने ये बात बोली कि हमें ग्रीक रिजॉर्ट जब ये पहुंचा है, आइलैंड ऑफ कोस करके एक जगह है वहाँ पर, और थर्सडे मॉर्निंग जब वो पहुंचा तो उसने ये बोला कि हमारे लिए खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ हमारे लिए एक मोबाइल फ़ोन और एक स्मार्ट अपना पावर बैंक बहुत ज़रूरी है, ताकि हम मोस्ट प्रॉब्ली हम यहाँ से लॉजिकल यही वे आउट निकाल सकते हैं कि वो कम्युनिकेट करना ज़्यादा चाह रहा था। तो यही ऑथर भी चाह रहा है, लेकिन एंटी इमिग्रेंट्स तो कुछ और समझते हैं, वो सोचते हैं कि वो इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं और वो सिर्फ फ़ायदा उठा रहे हैं। चलिए ठीक है मौके का। चलिए अब देखते क्या पहला सवाल पूछा गया है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स, मैंने थोड़ा टाइम इसीलिए लिया है ताकि ये तीनों सवाल हम बहुत तेज़ी से कर पाएँ, क्योंकि सेकेंड और थर्ड में भी सेम पैरा है, तो हमें दोबारा नहीं भी पढ़ना, हमें एक जस्ट क्लियर हो गया। अब हम 3 क्वेश्चंस एक साथ पिक कर लेंगे, कैसे करेंगे ये अब हम देखेंगे। Which of the above statements would most weaken the author's argument as presented in the final paragraph of the passage that I suspect that the happy Syrians are doing much the same thing? अब आगे आने वाले समय आप देखोगे 5 स्टेटमेंट्स होंगे और आपको वो स्टेटमेंट चूज करना है जो कि ऑथर का जो आर्ग्यूमेंट है उसको वीकेन कर दे। यानी ऑथर की थिंकिंग क्या है, उसका कंटेंशन क्या है, ये हम जानते हैं। ऑथर क्या सोचता है ये हम जानते हैं। ऑथर क्या सोचता है कि इमिग्रेंट आप हैं और आप अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप रिच हैं नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अपने परिजनों को अपनी हालचाल देना उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ही सस्पेक्ट्स दैट दी हैप्पी सीरियंस आर डूइंग मच द सेम थिंग। अब इस ओवरऑल कंटेंशन को क्या चीज़ वीकेंड कर देगी, क्या इस चीज़ को सपोर्ट नहीं मिलने वाला किस स्टेटमेंट में से, हमें तो बस ये देखना है। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट्स, ये भी थोड़े लेंदी हैं, लेकिन अगर आपने ये कर लिए तो तीनों सवाल आपके इसी में हो जाएंगे, पूरी समझ आपकी क्लियर हो जाएगी। पहला ऑप्शन देखेंगे, इट वॉज फाउंड that for refugees taking selfies and posting them on the internet was the only way of telling their families back home that they have made it across the borders। अगर मैं इस पर्टिकुलर लाइन को आखिरी पैराग्राफ में ऐड कर दूं तो क्या ये वीकेंड करेगा मेरे कंटेंशन को, ऑथर के कंटेंशन को?
जी नहीं, ये स्ट्रॉन्ग बनाएगा। यही बात हमने करी कि अगर आप पहुंच करके इंटरनेट पर सबसे पहले अपनी सेल्फी पोस्ट कर रहे हो तो ये बताने की कोशिश कर रहे हो अपनी फैमिलीज़ को कि हम सेफली पहुंच गए, हम जिंदा हैं, अभी हम मरे नहीं हैं, हम इस सी में हमारी बोट का जो है, बहुत से हमने इंसिडेंसेस देखे जहाँ पर बोट से लोग नाव से गिर गए और फिर वो कभी वापस नहीं आए, उस नाव पे चढ़ नहीं पाए और अपनी जान गंवा बैठे। तो एक बहुत बड़ा कंसर्न था उन फैमिलीज़ को जिन्होंने उनको भेजा था। तो ऑब्वियस बात है ये स्ट्रेंथन करेगा हमारे, तो ये किसी भी हालत में वीकेन नहीं कर सकता मेरे कंटेंशन को। तो चलिए इसको रिजेक्ट कर देते हैं एज एन स्ट्रेंथनिंग, ये एज अ वीकनिंग, ये स्ट्रेंथन कर रहा है हमें। चलिए ऑप्शन बी देखते हैं। रिसर्च डन ऑन अर्लियर इंस्टेंसेस ऑफ द मास माइग्रेंट्स ऑफ द पास्ट हैव प्रूव्ड दैट द फर्स्ट इंस्टिंक्ट ऑफ अ रेफ्यूजी ऑन रीचिंग हिज डेस्टिनेशन इज द हंट फॉर अ सुटेबल शेल्टर with little disregard for exhaustion and communication with leftover back home। अब यहाँ एक फैक्ट देने की कोशिश की गई, एक रिसर्च की गई है, और वो किन पे की गई है? इन्हीं मास माइग्रेंट्स के ऊपर जो वहाँ पहुँचे हैं यूरोप में। और इनका जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट होता है, मैक्सिमम रेफ्यूजीज क्या करते हैं, सबसे पहले पहुँच करके एक सूटेबल शेल्टर ढूंढते हैं, अपना एक ठिकाना ढूंढते हैं रहने का, ना कि वो किसी तरह अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं घर पे। हम भी अगर कहीं बाहर जाएंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहुंच के बताते हैं अपने परियोजनों को कि हम यहाँ पहुंच गए हैं, ताकि वो चिंता ना करें। लेकिन ये जो कंटेंशन है, ये जो रिसर्च है, ये चीज़ प्रूव करती है कि आपका कंटेंशन वीकेंड है, आप सपोर्ट नहीं कर रही है इस वीकेंड को कि सबसे पहले आप कम्युनिकेट करेंगे। इनके हिसाब से आप पहले शेल्टर ढूंढेंगे। काफ़ी हद तक ये बात सही भी है, क्योंकि हम पहले पहुंच के अगर हम कहीं घूमने जाते हैं, कहीं टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, तो पहले हम अपना रहने का ठिकाना ढूंढते हैं। कोई होटल या रिजॉर्ट जहां हमने बुक किया होता है पहले वो ढूंढ लेते हैं, वहां पहुंच जाते हैं, तब भी इन्फॉर्म करते हैं। तो कुछ लोगों की टेंडेंसी ये है कि वो रेलवे स्टेशन पे पहुंच के कॉल करते हैं कि हम पहुंच गए। कुछ लोगों की टेंडेंसी है कि वो अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच जाते हैं या जहां उनको रुकना होता है पहले वो ढूंढते हैं और फिर कॉल करते हैं। तो इनकी रिसर्च के अकॉर्डिंग लोग पहले अपने रहने का ठिकाना ढूंढते हैं और फिर कॉल करते हैं। तो ये वीकेंड कर रहा है मेरे कंटेंशन को, बिल्कुल स्ट्रांगली कर रहा है, काफ़ी हाई इंडक्टिव आंसर है ये। तो मैं इसको एक प्रोबेबल लिस्ट ऑफ आंसर में रख सकता हूँ, क्योंकि हमें बाकी 3 ऑप्शन भी देखने, क्या इससे बेहतर भी कोई आंसर है? तो चलिए इसको तो यस में रखते हैं, बाकी देखते हैं। माइग्रेंट्स आर मोटिवेटेड बाय द लव ऑफ ट्रैवल एंड सीकिंग न्यू प्लेसेस रादर देन फूड एंड शेल्टर्ड। क्या ऐसा पूरे ओवरऑल पैसेज में कोई कंटेंशन दिखा या प्रूव होता हुआ दिखा? ये तो बड़ी सुपरफ्लुअस सा आंसर होगा कि माइग्रेंट्स तो बड़ा प्यार करते हैं ट्रैवल करने को। क्या कोई ट्रैवलर्स हैं जो वो इतना रिस्क ले करके जा रहे हैं बोट के ऊपर और इतना अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपनी फैमिलीज़ को, अपने रिलेटिव्स को रिस्क में डाल रहे हैं? तो ये चीज़ बोलना तो बहुत ही गलत और सुपरफ्लुअस होगा, तो इसको तो हम वेवर्ड आंसर्स में डाल सकते हैं। ऑप्शन डी देखते हैं। अ प्रोफाइल स्टडी डन अपॉन द लेटेस्ट बैच ऑफ माइग्रेंट्स रीचिंग द शोर्स ऑफ द यूरोप प्रूव दैट मोस्ट ऑफ देम आर अर्स्टवाइल बिजनेसमैन। अभी हमने इकोनॉमिक माइग्रेंट्स की बात की, स्मॉल टाइम इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ट्रेडर्स की बात की, हु आर लुकिंग टू सेट अप शॉप इन यूरोपियन कंट्रीज। अब यहाँ पर एक नई स्टडी की गई है और उसमें ये बताया गया है कि जो इमिग्रेंट्स पहुँचे हैं वहाँ पे, वो वहाँ पर सिर्फ बिजनेस करने के लिए पहुँचे हैं। पैसा खर्च किया है, सीरिया में उनका बिजनेस खराब हो गया, तो वो किसी तरह पैसा खर्च करके बोट पे बैठ के किसी तरह रिस्क ले करके यूरोप पहुँच के वहाँ बिजनेसमैन बन जाएंगे। ये बताने की कोशिश की। क्या ये इस चीज़ को वीकेंड कर रहा है जो सेकेंड पैरा में बात हमने करी है, जो ऑथर का कंटेंशन है? जी नहीं, ये उस बात को मजबूत कर रहा है जो पैरा 1 में बोली गई, इकोनॉमिक माइग्रेंट्स को लेकर के एंटी इमिग्रेंट्स वाली जो हमने कंटेंशन देखी थी, ये उसको प्रूव करता है। ठीक है, तो क्या ये वो आंसर हो सकता है जिसको हम ढूंढ रहे हैं? क्या ये वो उस चीज़ को अनसपोर्ट कर रहा है कि लोग कम्युनिकेट नहीं करके पहले बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं? जी नहीं, ये वो नहीं बोल रहा। लेकिन ये किस चीज़ को प्रूव कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है, जो पैरा 1 में कंटेंशन है। तो ये कंफ्यूज करेगा आपको। बहुत से लोग इसको भी प्रोबेबल आंसर मान सकते हैं, बट मैंने आपको क्लियर बोल दिया, ये उसको प्रूव नहीं कर रहा है, ये उसको वीकेंड भी नहीं कर रहा है, ना स्ट्रेंथन कर रहा है, ये तो किसी और चीज़ को स्ट्रेंथन कर रहा है। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं कि पैरा 1 में जो कंटेंशन है उसको स्ट्रॉन्ग बना रहा है, ये पैरा 2 के बारे में कुछ नहीं कहता। तो मैं इसको रिजेक्ट कर सकता हूँ, वेवर्ड आंसर्स के लिस्ट में चला जाएगा। ऑप्शन ई देखते हैं। मिडिल ईस्टर्न इमिग्रेंट्स आर मोर कंसर्न विद द सेफ्टी ऑफ देयर सेल फोन डिवाइसेज दैन विद अरेंजिंग फूड एंड शेल्टर। जो मिडिल ईस्टर्न इमिग्रेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्नड है अपने वो सेलफोन की डिवाइसेस को का सेफ्टी को देख करके, ना कि फूड और शेल्टर के बारे में सोचते हैं वो। तो ये तो हम कंटेंशन एक एज एन स्ट्रॉन्ग इन्फ्रेंस की तरह ले सकते हैं। क्लियर इन्फ्रेंस हमें दिखा जब वो एक बंदा ये क्लियरली बोल रहा है कि हमें हमारे स्मार्टफोन और पावर बैंक से ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं दिखा पूरे जर्नी के दौरान। फूड और शेल्टर उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हमने
ऑब्वियसली देख लिया था सेकंड पैरा में, उस बंदे की जो टेस्टिमोनी थी, उसकी जो वर्बल टेस्टिमोनी थी, वो उसने साक्ष्य दिया इस बात का, और हमें इस बात से बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि ये करेक्ट इन्फ्रेंस है। ठीक है, तो क्या मेरे उस कंटेंशन को वीकन करता हुआ कोई आंसर यहाँ मिल रहा है? सिर्फ ऑप्शन बी। तो ऑप्शन ई एक करेक्ट इन्फ्रेंस है, ये हमें समझ में आ गया। ऑप्शन ए स्ट्रेंथन करता है सेकंड पैरा के कंटेंशन को, ऑप्शन बी वीकेन करता है सेकंड पैरा की कंटेंशन को, ऑप्शन सी वेवर्ड सुपरफ्लुअस आंसर है, और ऑप्शन डी क्या कर रहा है? ऑप्शन डी पैरा 1 को स्ट्रेंथन कर रहा है। चलिए ठीक है, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पे मैं टिक लगा सकता हूं और मैं आगे बढ़ सकता हूं। बिल्कुल, इसका अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और मैं बढ़ूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसी पे एक और क्वेश्चन पूछ लिया है इन्होंने। क्या कहता है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्ट्रेंथेन्स द ऑथर्स आर्ग्यूमेंट? आई सस्पेक्ट दैट द हैप्पी सीरियंस आर डूइंग मच द सेम थिंग। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट स्ट्रेंथन कर रहा था इस आर्ग्यूमेंट को, जो हम पहले देख चुके हैं? तो ये तो हम सब देख ही चुके हैं, ये सारे आंसर्स वैसे ही आएंगे, सारे स्टेटमेंट्स वही कॉपी कर दिए हैं इन्होंने। इट वॉज फाउंड दैट फॉर द रेफ्यूजीज टेकिंग सेल्फीज एंड पोस्टिंग देम ऑन द इंटरनेट वॉज द ओनली वे ऑफ टेलिंग देयर फैमिलीज बैक होम दैट दे हैव मेड इट अक्रॉस द बॉर्डर। ये तो स्ट्रेंथन करता हुआ देखा हमने इसको। पिछले ऑप्शंस में जो थे ऑप्शन, वो भी उन्होंने सेम टू सेम कॉपी कर दिए हैं। डायरेक्शंस भी वही हैं, पैसेज भी वही है, और ऑप्शंस भी वही हैं, सिर्फ सवाल बदला है। सवाल ये पूछा, अब इसमें से वीकेंड की जगह स्ट्रेंथन पूछ लिया कि कौन सा ऐसा कंटेंशन है, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इसको स्ट्रेंथन करेगा। अब बुलजाई समझ में आया आपको? यानी कि आप अगर उसको हल कर लेते पहले सवाल को, तो 2 और 3 तो आपके चुटकी में निकल गए थे। यानी ऑप्शन ए पे हम ताला लगाते, उस पर टिक करते और आगे बढ़ जाते, बिल्कुल क्लियर आंसर होता। क्योंकि सेम एक्सप्लेनेशन मैं फिर से रिपीट नहीं करूंगा, आप देख सकते हैं वही ऑप्शन बी है। रिसर्च डन ऑन द अर्ली इंस्टेंसेस ऑफ द मास माइग्रेशन देख सकते हैं आप, और आपको अगर बाकी देखने हो तो वो भी देख लीजिए, सेम ऑप्शंस फिर से पूछे गए हैं। माइग्रेंट्स आर मोटिवेटेड बाय द लव ऑफ ट्रैवल, सेम वही कॉपी कर दिया, ऑप्शन डी में भी वही कॉपी कर दिया, ऑप्शन ई में भी वही कॉपी कर दिया। तो हमें पता है कि एक स्ट्रॉन्गर आंसर है, स्ट्रेंथन करता हुआ देख रहा है कंटेंशन को, तो बिल्कुल हम उस पर टिक कर सकते हैं। यानी कि हमारा शॉर्टकट काम आ गया। हमें सिर्फ एक पैरा को समझा, पहला सवाल सॉल्व किया, दूसरा तीसरा तो अपने आप निकल आया। तो ऑप्शन ए मेरा सही आंसर हो गया। चलिए, इसका भी एक्सप्लेनेशन आपने अगर देख लिया होगा, अब तो वही एक्सप्लेनेशन है, आपको सिर्फ उसको दोबारा पढ़ना था। और तीसरा देखते हैं, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स कैन बी सेफली इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज। फिर से वही 5 स्टेटमेंट्स दे दिए और ये पूछा कि पूरे पैसेज में से कौन सा इन्फरेंस है। तो ऑप्शन ई हमने देखा था, क्लियर इन्फरेंस था। तो मैं क्या करूंगा, सीधा जाऊंगा और ऑप्शन ई पे टिक कर दूंगा। क्या था? मिडिल ईस्टर्न इमिग्रेंट्स आर मोर कंसर्न विद द सेफ्टी ऑफ देयर सेलफोन डिवाइसेस दैट विथ अरेंजिंग फूड एंड विदाउट अरेंजिंग फूड एंड शेल्टर। ये तो हमने देख लिया था, ऑप्शन ई वही सेम टू सेम कॉपी कर दिया इन्होंने। तो हमें ये तो पता है कि मिडिल ईस्टर्न इमिग्रेंट्स कंप्लीटली कंसर्न है अपने मोबाइल फ़ोन को लेकर के, कम्युनिकेशन डिवाइसेस को लेकर के, ना कि फूड और शेल्टर को। तो बिल्कुल सही आंसर होगा ये, तो हम इस पर टिक कर सकते हैं और सेम एक्सप्लेनेशन फिर से फॉलो हो जाएगी। ठीक है, इसका भी अगर आप पढ़ना चाहें तो फिर से पढ़ सकते हैं। हालांकि ऑप्शन पहले क्वेश्चन की अगर एक्सप्लेनेशन पढ़ चुके हैं तो बी और सी, बाकी जो सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन से, उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, जब भी कम प्रीमाइसेस होते हैं, इन्फॉर्मेशन कम होती है तो कंफ्यूज कर सकता है। तो हमें मालूम है अच्छी तरीके से। फिर हमें क्या करना होता है, टेक्निक क्या फॉलो होती है कि सिंगल वर्ड बाय वर्ड हम देखते हैं कि हर वर्ड का क्या मीनिंग निकलेगा। यहाँ पे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए पढ़ते हैं। यूएस फ्रेटर्निटी एंड सोरोरिटी मेंबर्स, यहाँ पे कुछ लोगों की बात हो रही है, कुछ ग्रुप की बात हो रही है। हु ड्रिंक हैविली, यानी जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं। वाइल इन स्कूल डोंट टेंड टू ड्रिंक आफ्टर ग्रेजुएशन। अब यूएस फ्रेटर्निटी एंड सोरोरिटी मेंबर्स जो कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे हैविली स्कूल के दौरान, दे डोंट टेंड टू ड्रिंक आफ्टर ग्रेजुएशन, यानी ग्रेजुएशन के बाद वो बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं करते हैं। अकॉर्डिंग टू दी रिसेंट स्टडी इन दी साइकोलॉजी ऑफ एडिक्टिव बिहेवियर्स, ये एक स्टडी की गई है और जिसमें ये निकला है निष्कर्ष कि जो लोग स्कूल के दौरान हैवी ड्रिंकर्स थे वो ग्रेजुएशन के दौरान आते आते ड्रिंक करना छोड़ देते हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, क्या कॉज इफेक्ट हो सकता है, क्या लाइकली आंसर हो सकता है, ये हमें बताना है। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ द अबव पैसेज। तो चलिए देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या कहते हैं। बहुत ही क्लोज आंसर्स होंगे और कुछ वेबसाइट्स ने कुछ और आंसर दिया है और मेरा आंसर
क्यों अलग है ये भी मैं बताऊंगा आपको, एक्सप्लेन भी करूंगा। चलिए पहला देखते हैं। मोस्ट मैन केम आउट ऑफ अ ड्रिंकिंग बिंज आफ्टर दे क्रॉस 30। बहुत से लोग ऐसे हैं जो 30 साल की एज में पहुंचते पहुंचते ड्रिंकिंग की आदत को छोड़ देते हैं। ये ऐसा कुछ लॉजिकल एक्सटेंशन प्रूव होता हुआ दिखेगा मुझे। क्या मुझे इमोशनल सेंस से ये बात पता है? अब यहाँ वही बात आती है इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट्स की। हमें मालूम है कि जब वो कोजेंट होंगे यानी प्रीमाइसेस भी ट्रू होने चाहिए, हमारे इमोशनल सेंस से हमें पता होना चाहिए कि वो एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है और बहुत ज़्यादा इंडक्टिव है, तभी वो कोजेंट होगा। अब ये आंसर तो बिल्कुल वेवर्ड हो जाएगा, आउट ऑफ कॉन्टेस्ट है। बहुत से लोग ऐसा भी नहीं है, 25 में भी छोड़ सकते हैं। बहुत से लोग ग्रेजुएट ही 22-23 साल में हो जाते हैं। तो ये बात बोलना कि 30 क्रॉस करना और ग्रेजुएशन की एज को कहीं से भी कोई आंसर मैच नहीं करेगा, सुपरफ्लुअस आंसर, इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन बी, विथ ग्रेजुएशन कम्स अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच मेक स्टूडेंट्स एब्सटेन फ्रॉम सच वाइसेस। जी नहीं, ये बात बोलना कि ग्रेजुएशन के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है बहुत ही वेवर्ड होगा। हमें तो सीधा कॉज इफेक्ट देखना है। आपने वहाँ पे बोला कि वो अल्कोहल छोड़ देते हैं, क्या अल्कोहल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कोई लेना देना है? बहुत से अच्छे लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूरी करते हैं और अपने शौक भी पूरी करते हैं, और बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अल्कोहल को टच भी नहीं करते हैं और फिर भी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, इररिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये बात बोलना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वेरी मच एडिक्टेड, मतलब कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, किसी तरह रिलेटेड है अल्कोहलिक बिहेवियर से, इसका कोई मेरे पास प्रूफ नहीं है, और ना मेरे अपने इमोशनल सेंस इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी को प्रूव कर सकता हूँ। इस चीज़ के होने के चांसेस 50-50 हैं, ये मैं समझ चुका हूँ। चलिए, तो इसको मैं फिलहाल रिजेक्ट करके रखूँगा। अब बहुत सी वेबसाइट्स कहती हैं कि ऑप्शन सी जो है वो बहुत ही अच्छा आंसर है। ड्रिंकिंग बिगिंस एज अ ग्रुप एक्टिविटी एंड एज स्टूडेंट्स लीव देयर ग्रुप्स द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग इज ऑल्सो लेफ्ट बिहाइंड। अब ये बात बोलना कि आप ग्रुप में ड्रिंक करते हैं और ग्रुप छूट जाता है और ड्रिंक छूट जाती है, ये बात बोलना काफ़ी हद तक कुछ लोगों के लिए तो ठीक होगा, बट बहुत से लोग ऐसे होंगे जो फिर से कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ग्रुप में तो ज्वाइन करेंगे। वो किसी न किसी जॉब में जाएंगे, किसी न किसी क्लब में जाएंगे, क्या उनका ग्रुप नहीं बन सकता दोबारा? क्या वो फिर से ड्रिंक करना स्टार्ट नहीं कर सकते? तो इस बात का भी प्रूफ बिल्कुल नहीं है मेरे पास। बहुत ही रेयर चांसेस हैं कि ऑप्शन सी हो पाए, और बहुत सी वेबसाइट्स इसको क्लियर आंसर बोलती हैं, क्योंकि वहाँ सोरोरिटी और फ्रेटर्निटी मेंबर्स का नाम लिया तो उन्होंने ग्रुप से उसको जोड़ दिया। अब आपको किस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना था? आपको सिर्फ एक ही चीज़ इको होते देखनी चाहिए थी, वो थी हैवी ड्रिंकिंग। एक होती है ड्रिंकिंग और एक होती है हैवी ड्रिंकिंग, दोनों में फ़र्क है। तो मैं ऑप्शन सी को रिजेक्ट करता और मैं देखता जब ऑप्शन डी को, तो उस पर टिक करता। क्यों? ड्रिंकिंग हैवीली ड्यूरिंग कॉलेज डेज मेक्स मोस्ट स्टूडेंट्स रियलाइज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द अल्कोहलिक ड्रिंक्स। क्या आप कॉज इफेक्ट देख सकते हैं? बिल्कुल क्लियर कॉज इफेक्ट है। हैवी ड्रिंकिंग एक लॉजिकल सेंस, जब आपको पता है कि हैवी ड्रिंकिंग के हैजार्ड्स होते हैं हेल्थ के, और ये आपको कब पता चलेगा? जब आप बहुत हैवी ड्रिंकर बन जाओगे अपने कॉलेज के दौरान, अपनी गलतियों से सीखोगे, जब आपको पता चल जाएगा, जब आपको पता चलेगा कि लीवर डैमेज हो सकता है, आपको पता चलेगा कि आपका शरीर बिल्कुल वीकेंड हो जाएगा और आप अपने सेंसेस में नहीं रहते हैं, आपसे मिस्टेक्स होती हैं, आप फाइनेंशियली, मेंटली, हर तरीके से आप अपनी लाइफ को ख़राब कर रहे हो। ये बात आपको महसूस हो जाती है जब आप हैवी ड्रिंकर बनते हो। कैजुअल ड्रिंकर्स को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बट जब आप बोलते हो ड्रिंकिंग हैवीली ड्यूरिंग कॉलेज डेज, तो हम समझ गए वहाँ इको हो रहा था, क्लियरली दिखा। हैवी ड्रिंकिंग बोला आपने कॉलेज डेज में, और उसका एक इफेक्ट हमें दिखा। कॉज क्या है? हैवी ड्रिंकिंग। इफेक्ट क्या है? हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द अल्कोहलिक ड्रिंक्स, हेल्थ हैजार्ड्स, ये हमें पता है। लॉजिकल सेंस से हम ये क्लियरली बोल सकते हैं। इस चीज़ के होने के 95% चांसेस होंगे, ऑप्शन सी के होने के सिर्फ 60 to 70% चांसेस होंगे, और हमें तो चांसेस देखने होते हैं क्लोज आंसर्स में। तो ट्रिकी क्वेश्चन था, बहुत से लोग सी पे टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल जी नहीं, ऑप्शन डी एक क्लियर आंसर होगा। और क्यों होगा ये तो मैं बता ही चुका हूँ, क्लियरली एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो आप अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, और मुझे कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहें तो भी कॉन्ट्रडिक्ट कर सकते हैं, और आई एम ओपन फॉर इट। आप चैलेंज कर सकते हैं, बट एक अच्छा सा रीज़न ज़रूर दीजिएगा मुझे कि क्यों ऑप्शन सी एक बेटर आंसर होगा और ऑप्शन डी गलत आंसर है। ठीक है, चलिए यहाँ से भी बढ़ते हैं, आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। बहुत लेंदी ना हो वीडियो, इसीलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं डिस्कस करूँगा। मोस्ट प्रॉब्ली आखिरी ही होगा ये, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 5 होना चाहिए था, थोड़ा नंबरिंग में मिस्टेक है। चलिए बढ़ते हैं, पहले स्टेटमेंट देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। पैसेज पढ़ना है और हमें आंसर करना है क्या। ड्यूरिंग पीक आवर्स द लोकल ट्रेन्स ऑफ सिटी एम आर chaotic. Generally, peak hours are a specified time period in the morning when everyone goes to work and in the evening when people return. जब पीक आवर्स होते हैं
तो हमें पता है कि सिटी एम मतलब यहाँ पे बहुत मोस्ट प्रोबेबली इन्होंने मुंबई बोलने की कोशिश की पर शायद स्पेस बचाने के लिए एम लिख दिया। हमें पता है कि लोकल ट्रेन्स की वहाँ क्या हालत होती है, बहुत ही केओटिक होता है। हमने अक्सर ये न्यूज़ में और हर जगह सीन्स देखे हैं जब भीड़ घुसती है पीक आवर्स के दौरान, जब ऑफिस गोयर्स होते हैं और जब शाम को जब ऑफिस से छूटते हैं तब भी भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जनरली जो पीक आवर्स होते हैं वो एक ऐसा स्पेसिफाइड टाइम होता है सुबह का और शाम का जब पीपल जो है भीड़ बढ़ चुकी होती है। सम पीपल फील that the state government has not taken any measures in the past 2 years to deal with the situation। बहुत से लोगों का एक परसेप्शन है, एक फीलिंग है कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है इस बात के लिए, इस सिचुएशन से हटने के लिए लास्ट 5-2 साल के अंदर कोई मेजर्स नहीं लिए हैं। अब ओवरऑल जो लास्ट का जो लाइन है वो प्रीमाइस वो क्या प्रूव करने की कोशिश कर रही थी, थ्रू आउट ये प्रूव करने की कोशिश करी कि जो सिचुएशन है वो बहुत ही ज़्यादा केओटिक है, पीक आवर्स के दौरान भीड़ बढ़ जाती होगी, लोगों को परेशानी होती है और स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ भी ऐसा नहीं किया लास्ट 2 साल में कि वो इस सिचुएशन से कोई निजात लोगों को दे सकें। अब सवाल क्या है ये भी समझते हैं, कंटेंशन आप समझ चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वीकेंस द परसेप्शन ऑफ द पीपल। अब इन आगे जो स्टेटमेंट्स आएंगे आपको ये देखना है कि लोगों का जो परसेप्शन, जो फीलिंग है कि स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, ये उसको अनसपोर्ट कर दे। हमें ऐसा स्टेटमेंट ढूंढना है। तो चलिए देखते हैं ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो इस बात को अनसपोर्ट कर दे या वीकेंड कर दे। पहला देखते हैं, इन द पास्ट 1 year द स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन्स इन पीक आवर्स एंड हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड द नंबर ऑफ पैसेंजर्स पर ट्रेन। यानी कि गवर्नमेंट ने लास्ट 1 साल में, आपने बोला पास्ट 2 years, आपने वहां टाइम फ्रेम दिया था और यहाँ पे क्लियरली बोला कि 1 साल में गवर्नमेंट ने बहुत सारे ट्रेन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है पीक आवर्स में और यहाँ तक कि नंबर ऑफ पैसेंजर पर ट्रेन भी बढ़ा दिया है, यानी कैपेसिटी को बढ़ा दिया है। ये हमें क्लियर हो गया कंटेंशन कि कैपेसिटी बढ़ चुकी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन बढ़ गई है। तो स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ ऐसा कर दिया है जिससे लोगों का परसेप्शन चेंज हो जाए। तो यानी कि हमारा जो परसेप्शन है वो वीकेंड हो जाएगा जब हमें ये पता चलेगा कि 1 साल के अंदर बहुत सारी ट्रेन्स बढ़ा दी गई हैं पीक आवर्स के दौरान, नंबर ऑफ जो पैसेंजर्स कैपेसिटी थी उसको भी बढ़ा दिया गया है। तो ट्रूली ये मेरे कंटेंशन को वीकेंड कर रहा है। 90 to 95%, 100% इस बात के चांस हैं कि ये मेरे पूरे परसेप्शन को वीकेंड कर देगा, अनसपोर्ट कर देगा। आप तो उल्टा ही चले गए, कॉन्ट्रडिक्ट कर गए हमसे। हमारा कॉन्ट्रडिक्शन क्या था कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया और यहाँ आपने क्लियरली बोल दिया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रेन बढ़ा दी गई है। तो ऑब्वियसली बात है, प्रॉब्लम से निजात तो मिली लास्ट पास्ट 1 year में। तो ये बात परसेप्शन बोलना तो वो वीकेंड करेगा। तो ये बहुत ही अच्छा आंसर होगा। BCDE आप चारों को रिजेक्ट कर सकते हैं। बी में कहता है कि इन द पास्ट 2 years द स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड मेनी पिटिशन साइंड बाय द लोकल्स ऑफ द सिटी एम ट्रैवलिंग बाय ट्रेन सजेस्टिंग दैट मच इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड। ये भी वही परसेप्शन है, स्ट्रॉन्ग बना रहा है। अगर मैं इसको ऐड कर दूं पैसेज में तो स्ट्रेंथन कर देगा मेरे परसेप्शन को, तो इसको मैं रिजेक्ट कर सकता हूं। ऑप्शन सी कहता है दैट द फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स ऑफ द लोकल ट्रेन्स फील दैट देयर प्लाइट इज वर्स देन दैट ऑफ द सेकेंड क्लास पैसेंजर इन द ट्रेन्स। ये भी दुखी करने वाला एक परसेप्शन है, तो इसीलिए ये बिल्कुल वीकेंड नहीं कर रहा मेरे कंटेंशन को। ऑप्शन डी कहता है एज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज एवर इंक्रीजिंग ड्यू टू हाई रेट ऑफ माइग्रेशन एंड बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी देयर इज सर्जरी इन द नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बाय द ट्रेन्स। जी नहीं, ये भी बहुत ही वेवर्ड आंसर है, इसको रिजेक्ट करेंगे। ऑप्शन ई, अ पैसेंजर हैज गिवन अ स्टेटमेंट दैट 20 years ago इट वाज पॉसिबल टू गेट इनसाइड द ट्रेन। ये भी वही परसेप्शन शो कर रहा है कि बहुत दुखी हैं सब इस चीज़ को लेके और स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। ऑप्शन ए बहुत ही क्लियर आंसर था, हम बाकी को एलिमिनेट कर सकते थे और रिडंडेंट ऑप्शंस थे वो हम अगर नहीं भी देखते तो फर्क नहीं पड़ता। मैं पहली बार इसीलिए कहूँगा क्योंकि एकदम 100% ये आंसर था ऑप्शन ए। चलिए इसका अगर सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे और इसी के साथ मैं इस सेशन को कंप्लीट करूंगा। सेशन बोरिंग ना हो तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लाया था, 5 ही क्वेश्चंस लाया था। 5 क्वेश्चंस आपको और मिलेंगे इसी में 2016 के क्रिटिकल रीजनिंग SBI PO में आए हुए क्वेश्चंस नेक्स्ट लेसन में। तो टिल देन पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना और मुझे बताना ज़रूर अगर कुछ कॉन्ट्रडिक्ट करते हो आप तो, ठीक है। चलिए तैयारी करते रहिए। जय हिंद।